बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, कैंचुए कटिया में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का बाल ना बांका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। साथियों, ये लाइनें जो मैंने अभी बोली, ये लाइनें हैं उत्तर भारत का के पेरियार के नाम से जाने पहचाने वाले प्रसिद्ध बौद्ध ललई सिंह जी। जी हाँ, ललई सिंह बौद्ध। हालांकि उनका पूर्व नाम ललई सिंह यादव था, लेकिन बाद में वो बौद्ध बने। तो ललई सिंह यादव से ललई सिंह पेरियार और ललई सिंह पेरियार से ललई सिंह बौद्ध का जो सफ़र उन्होंने तय किया, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इस सफ़र को जानेंगे। 1 सितंबर 1911 में उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के ग्राम कठारा में एक किसान परिवार में जन्मे ललई सिंह यादव, जिनके पिता श्रद्धेय गुज्जर सिंह यादव और माता श्रीमती मूला देवी, ये दोनों ही, क्योंकि पिता आर्य समाजी थे और मूला देवी धार्मिक थी, आर्य समाजी और धार्मिक होते हुए भी परिवार में अंधविश्वास और पाखंड की कोई जगह नहीं थी। और इनकी माता जी का जो परिवार था वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार था, तो काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे ललई सिंह यादव। 1928 में इन्होंने हिंदी और उर्दू में सब्जेक्ट विषय के साथ मिडिल पास किया और 1929 में ये फॉरेस्ट गार्ड बन गए। 2 साल तक ये फॉरेस्ट गार्ड रहे और इसके बाद 1931 में इनकी शादी दुलारी देवी से होती है। 1933 में ये फिर सशस्त्र पुलिस कंपनी में कांस्टेबल के पद से इनको सुशोभित किया गया और अपनी नौकरी ये करते रहे। 1947 में ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में इनके साथियों को 131 आईपीसी के तहत सैनिक विद्रोह में जेल में डाल दिया और 12 जनवरी 1948 तक ये जेल में रहे और फिर इसके बाद साथियों के साथ ये रिहा हुए। उसके बाद ये स्वाध्याय में जुट गए और ये अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे। इस दौरान इन्होंने जो है श्रुतियाँ पढ़ी, स्मृतियाँ पढ़ी, वेद पढ़े, पुराण पढ़े और विभिन्न प्रकार की रामायणें पढ़ी। और जब ये ग्रंथ इन्होंने पढ़े तो इनके मन में अंधविश्वास और पाखंड और जो रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति एक ज्वाला धधक पड़ी, क्योंकि इन्हीं जो ये आपके ग्रंथ थे, इन्हीं की वजह से तमाम दलित पिछड़ों पर शोषण होता था, जातिवाद होता था, भेदभाव होता था उनके साथ। और उसमें भी जैसे जिन्होंने इनको जैसे पता चला कि भाई 4 वेद हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय 4 वर्ण हैं वेद के अनुसार, वेदों के अनुसार, यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 वर्ण में समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन शूद्र वर्ग को भी 2 भागों में बांटा, एक अछूत शूद्र और एक सछूत शूद्र। तो अब उसमें जो सछूत शूद्रों पे तो अत्याचार कम होता था, लेकिन सछूत शूद्रों पर काफ़ी जो है अत्याचार होते थे। इससे इनके मन को बड़ा आहत हुआ। जब विभिन्न प्रकार की रामायण पढ़ने का मौका मिला तो इन्होंने उसी में पेरियार रामास्वामी की रामायण ट्रू रीडिंग, सच्ची रामायण को भी पढ़ा। और जब उन्होंने सच्ची रामायण को पढ़ा तो क्योंकि दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी उत्तर भारत में जब काम करने आए और कई कार्यक्रमों में इनको यहाँ बुलाया गया मुख्य अतिथि के तौर पे,
तो इनकी मुलाकात उनसे हुई, और उनसे हुई तो इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं आपकी जो किताब है सच्ची रामायण उसका हिंदी वर्जन करना चाहता हूँ। और इनको जो है पेरियार रामास्वामी जी ने जो है 8 दिसंबर 1968 को उस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करने की अनुमति दे दी। और जब वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गई किताब, तो जब वो किताब मार्केट में आई तो एक तहलका मच गया, और लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। और इनकी जो किताब है वो सरकार ने 1969 में जब्त कर ली। 1 जुलाई 1968 को पेरियार रामास्वामी ने इसकी परमिशन दी थी, और 12 दिसंबर 1969 को ये किताब सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। जब जब्ती का आदेश सरकार ने दे दिया तो इन्होंने फिर इसके लिए कोर्ट चले गए या हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में इन्होंने एक वकील किए, और उस वकील जो साहब ने वो केस लड़ा, उसमें आपके बनवारी लाल यादव जी इनकी तरफ से जो है केस लड़ रहे थे, और सरकार की तरफ से जो थे एडवोकेट वो थे आपके PC चतुर्वेदी और आसिफ अंसारी। ये दोनों सरकार की तरफ से बहस कर रहे थे। बनवारी लाल यादव जी ने इनका केस फ्री में लड़ा। उस केस की सुनवाई 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन चली, और 19 जनवरी 71 को माननीय जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस A.K. श्रीनिवासन और जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत से इनके पक्ष में निर्णय दिया, और वो निर्णय दिया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा यानी आदेश को निरस्त किया जाता है। जब्तशुदा सच्ची रामायण की पुस्तकें अपीलांट ललित सिंह यादव को वापस दे दी जाएंगी, क्योंकि वो सारी किताबें जब्त कर ली गई थी, हालांकि उसमें से काफ़ी किताबें जला भी दी गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललित सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे के दिलाए जाएंगे। ये आदेश हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने दिया, और वो किताब रिलीज हुई, और आज भी वो किताब मार्केट में है। और ऐसा नहीं कि इसी किताब की वजह से वो कोर्ट गए, और भी आगे की किताबें, कई किताबें इन्होंने वहाँ पर जो है क्या नाम है लिखी थी, और वो कई किताबें उनकी कोर्ट में फंसी। सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ भाषण थे, तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इनकी धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक जब्त की, जिसमें बाबा साहब के इन्होंने भाषण भी लिखे थे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1970 में जो है एक और किताब, इनकी जो किताब थी जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक थी, वो भी 1970 में जब्त कर ली गई थी, सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललित सिंह यादव ने श्री बनवारी लाल यादव को एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की, और इसमें भी उनको जीत मिली, और 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश की सरकार पुस्तकों की जब्ती कार्रवाई निरस्त कराई गई, तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को सुलभ हो पाई थी। इसी प्रकार ललित सिंह यादव लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया, और यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। साथियों, मुकदमे तो इन्होंने 1969 से और ये अपने अंतिम समय तक लड़ते ही रहे। साथ ही साथ इन्होंने 1967 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और अपने नाम के आगे से जो यादव टाइटल था वो यादव टाइटल हटा दिया, और फिर ये बौद्ध बन गए।
पेरियार ईवी रामास्वामी के परिनिर्वाण के बाद दक्षिण भारत में विशाल शोक सभा में ललित सिंह यादव को विशेष आमंत्रण मिला, जहां लोगों ने ललित सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार कहा। तो इस तरह उनकी यादव से बौद्ध और बौद्ध से जो पेरियार की यात्रा है वो चली। और 1993 में ललित सिंह यादव हम सबको 7 फरवरी 1993 में ये उत्तर भारत का पेरियार इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में संघर्ष करते रहे पेरियार ललित सिंह यादव को उनके समाज के लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आज भी अगर मैं अपने किसी यादव भाई से पूछूं कि भाई साहब आप ललित सिंह यादव के बारे में जानते हो, तो वो कहेंगे मैं नहीं जानता। आखिर क्यों? कानपुर देहात में जन्मे उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के लोग ललित सिंह यादव को नहीं जानते। और आखिर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे कि उनका जो यादव समाज था वो रूठ गया? क्या उनका बौद्ध होना ये समाज के लिए रूठने का विषय था, या फिर इतिहास को जानना नहीं चाह रहे वो लोग? क्योंकि यादव समाज के जो लोग हैं, मैं क्योंकि मथुरा का निवासी हूँ और मथुरा में जो यादव समाज के हमारे भाई हैं वो यदुवंशी अपने आप को कहते हैं, लेकिन ललित सिंह यादव ने अपने आप को कभी भी यदुवंशी नहीं कहा। और जब इन्होंने ये पुराण ग्रंथ पढ़े तो उससे वो बड़ा इनको दुख हुआ और साथ ही साथ क्रोध भी हुआ। इनके मन में एक क्रोध की ज्वाला फूट गई कि आखिर हमारे लोगों पर इतना शोषण, इतना अत्याचार। और ग्रंथों में जो इन पिछड़े समाज के लोगों के विरुद्ध जो तमाम चौपाइयाँ उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उन्होंने सारी रामायण, जितनी भी रामायणें थी वो सारी रामायणें पढ़ी। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास रामायण है, दक्षिण भारत की भी रामायण, मतलब जितनी भी रामायण थी वो सब पढ़ी। और उसी क्रम में इन्होंने सच्ची रामायण भी जो पेरियार ललित सिंह यादव की वो भी पढ़ी। तो ये एक बड़ा प्रश्न लगता है कि यादव समाज के लोग आखिर क्यों ललित सिंह यादव को भुला बैठे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो इनकी जयंती हर साल मनाते हैं। हमारे शिक्षा विभाग में, माध्यमिक में भी इनकी जयंती मनाई जाती है। और सामाजिक स्तर पे भी बड़े पैमाने पे जो बहुजन समाज है वो इनकी जयंती मनाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इनकी जो फ़ोटो है अपने बैनरों पे लगाई है खूब, ललित सिंह यादव की। और जाटव समाज की अगर बात कहूँ तो वो भी बड़े पैमाने पे इनकी जयंती मनाते हैं। अन्य वर्ग के लोगों में कुछ मनाते हैं। अब वो हालांकि लक्ष्मण सिंह यादव हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ रखा है, उन्हें इतिहास को वो जान गए हैं, तो वो भी इनकी जयंती बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। या जयंती मनाते नहीं है, वो केवल उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। हालांकि उन्होंने अपना जो है इनकी एक पूरी जो अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक पाठशाला में पूरा बताया था इनके जीवन के बारे में। और मैंने भी उनको सुना। तो पहली बार जब इनको मैंने लक्ष्मण सिंह यादव जी के यूट्यूब चैनल पर सुना तो मुझे काफ़ी उनका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा लगा। और मैंने भी सोचा कि इनके व्यक्तित्व के बारे में एक वीडियो मैं भी बनाऊं। तो इसलिए आज मैं इस उम्मीद और आशा के साथ ये वीडियो बना रहा हूं कि जहां जहां ये वीडियो जाएगा आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमसे कहाँ कमी रही इस उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह बौद्ध जी के जीवन यात्रा में, तो वो भी हमें बताइएगा। और मैं निवेदन करूंगा अपने सभी यादव समाज के भाइयों से, क्योंकि अगर हम बहुजन की बात करें तो हम और यादव समाज के लोग तो भाई भाई हैं। ये बात और है कि कुछ लोगों की वजह से हम लोग आपस में लड़ बैठे या लड़ा दिए गए और जातियों में बांट दिए गए। तो यादव समाज के भाई हमसे अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो हम भी उन्हें बड़ा भाई मानते हैं। ऐसा नहीं है वो बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई की भूमिका भी अदा करें और बड़ा ज्ञान प्राप्त करें और वो ज्ञान हमें भी दें। अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं उनको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं तो केवल उनके महापुरुषों की एक जो जीवन यात्रा है उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अपने छोटे भाई का निवेदन समझ के इसको स्वीकार करें और समझें, और कमेंट अवश्य करें क्या मैंने उनकी यात्रा, जो जीवन यात्रा, जीवन वृत्तांत के बारे में बताया, वो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ इस आशय के साथ विराम दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को 30 अगस्त को प्रसारित कर रहा हूँ, वायरल करने जा रहा हूँ। तो 31 अगस्त और फिर 1 सितंबर को उनकी जयंती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यादव समाज के भाई हैं, अगर इस वीडियो को देखें तो अवश्य ही इनकी जयंती मनाएं। भले ही बड़े पैमाने जयंती ना मनाएं तो अपने घरों में इनकी फ़ोटो पर 2 फूल अवश्य चढ़ाएं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज को जागरूक करने का। क्योंकि उस समय इन्होंने अपने अंतिम, जब 1948 में ये रिहा हुए तो और उनके इसी बीच इनकी पत्नी भी एक्सपायर हो जाती हैं। और क्योंकि ये अपने पिता के अकेले बेटे थे, अकेले बेटे होने के बाद, और काफ़ी संपत्ति भी थी, और ये संपत्ति उनकी पूरी इन केसों में लड़ते हुए चली गई थी। और इन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि विवाह करके मैं गृहस्थ के बंधनों में बन जाऊंगा और सामाजिक काम नहीं कर पाऊंगा जो काम मुझे करना है। तो इन्होंने दोबारा शादी नहीं की समाज के लिए, और पूरा जीवन 1948 से लेके और 1900 जब तक ये मरे 93 तक, तब तक ये पूरा जीवन उन्होंने बहुजनों के लिए समर्पित किया, समाज के लिए समर्पित किया, अपने भाइयों के लिए समर्पित किया, और उन्हें बुद्धिज़्म के बारे में बताया। बुद्धिज़्म पर किताब लिखी, धर्मांतरण क्यों किताब लिखी, बहुत सारी किताबें लिखते हुए। हालांकि मुझे लगता है कि समाज के लोग वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पढ़नी चाहिए। इतना मेहनत करके कोर्ट में केस लड़के वो किताबें रिलीज इसलिए नहीं कराई हैं कि वो किताबें केवल बुक सेलरों पर रहीं, वो इसलिए रिलीज़ कराई गई थी कि उन किताबों को पढ़ें आप लोग। तो इनकी, अगर आप वाकई में इनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अवश्य ही इनकी किताब लेके आइए, इनकी किताब पढ़िए। मैं अब इसी आशा के साथ आपसे विदा लूँगा कि 1 सितंबर को 1 सितंबर और 2025 को हम इनकी जयंती मनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों, और पेरियार ललई सिंह यादव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।